में से एक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्व एवं स्वरूप पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों पर एक नजर डालेंगे। हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे क्या कारण रहे जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। आइए शुरू करते हैं हम। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेचली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासक परिवार में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहां के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण इन जमींदारियों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए। भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था। वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देशी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल तथा अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम मानता था और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था और ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। मैकाले प्रजाति अहंकार से परिपूर्ण था। इसका उदाहरण यह है कि उसकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा, परंपरा एवं संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। अगला कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया था। अत्यधिक करों के भार के तले दबे हुए भारतीय शासकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसकर कर्जदार हो गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के करघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। अगला कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। जनता में यह भय उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मेजर एडवर्डन ने कहा था, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। 1857 की क्रांति का अगला महत्वपूर्ण कारण है सैनिकों में असंतोष। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु इसके बावजूद सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में
उन्हें वेतन भी कम मिलता था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। धार्मिक मान्यताओं के कारण सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिपाही भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। स्वाभाविक रूप से शासकों, जमींदारों, किसानों, दस्तकारों आदि को जो कष्ट भुगतने पड़ रहे थे, उन कष्टों ने सिपाहियों को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदायों में विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उसके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। तात्कालिक कारण। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। आइए अब हम 1857 की असफलता के कारणों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारा अगला शीर्षक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप चाहे तत्कालिक रूप से सकारात्मक न रहे हों, किंतु इसके दूरगामी परिणाम सामने आए। यह स्वतंत्रता संग्राम निम्नांकित कारणों से सफल नहीं हो सका। इसकी असफलता का पहला कारण है संगठन और एकता का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह सीमित और असंगठित बनकर रह गया। असफलता का दूसरा कारण है नेतृत्व का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सशक्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। असफलता का तीसरा कारण है परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। अगला कारण है सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। इस तरह यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अगला कारण है असफलता का बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। असफलता का अगला कारण है समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का
एक बड़ा कारण यह भी था कि यह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज्यादा होते। इसी तरह आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। अगला कारण है स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की असफलता का यह भी एक कारण था। असफलता का अगला कारण था संपर्क भाषा का अभाव। 1857 की क्रांति की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क भाषा का अभाव भी था। तत्कालीन समय में अंग्रेजों की एक भाषा थी जिसका उद्देश्य वे सूचना संदेश पहुंचाने में करते थे, किंतु एक राष्ट्र भाषा के अभाव में भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचनाएं समय पर पहुंचने के बाद भी संदेशों से वे परिचित नहीं हो पाते थे। 1857 की असफलता का यह महत्वपूर्ण कारण था। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक की चर्चा के अंतर्गत हमने पाया कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में असफल रहा, तथापि इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी संग्राम ने भारत की आजादी की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्व एवं उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। अब हमारा शीर्षक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्व एवं स्वरूप। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसे अंततः तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया, परंतु इस संग्राम से अंग्रेजों को गहरा झटका लगा। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार में जो परिवर्तन हुए, आइए अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। दूसरा, 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था, अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेज अधिकारियों को सौंपी गईं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। अंग्रेजों ने फूट डालो, शासन करो की नीति का पालन करते हुए भारतीय सेनाओं का संगठन किया। अगला, ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों की विलय करने की नीति में परिवर्तन किया और उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। देशी रियासतों के शासकों को यह भी आश्वासन दिया गया कि अब किसी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। अगला परिवर्तन, ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। अगला परिवर्तन, 1857 के संग्राम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर उसके महत्व को कम आंका। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की घटनाओं को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा तथा अपनी पुस्तक का शीर्षक भी यही दिया है। संग्राम का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों द्वारा किया गया था, परंतु यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि सैनिकों ने अगले ही दिन दिल्ली की ओर कूच किया और वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीक के रूप में भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। इस प्रकार
स्वतंत्रता का युद्ध सैनिक और अधिकारियों के मध्य न रहकर दो राजनीतिक सत्ताओं के बीच आरंभ हो गया था। संग्राम में बड़ी मात्रा में जनसाधारण सम्मिलित हुआ था। एक ओर सैनिक ब्रिटिश सत्ता से विद्रोह कर रहे थे तो दूसरी ओर जनसाधारण भाले, कुल्हाड़ियां, लाठियां आदि लेकर अपना विरोध प्रकट करने के लिए मैदान में कूद पड़े थे। अनेक स्थानों पर ग्रामीण लोगों के मन से राज्य और प्रशासन का भय समाप्त हो गया था। जिन स्थानों पर सैनिक नहीं पहुंच सके वहां जनसाधारण ने स्वयं संगठित होकर संग्राम आरंभ कर दिया था। किसानों, दस्तकारों, धार्मिक लोगों और उन जमींदारों ने जिनसे भूमि छीन ली गई थी, संग्राम में खुलकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हर नीति से सैनिक वर्ग प्रभावित होता था। इस प्रकार सैनिकों और जनसाधारण के हितों में समानता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इसमें जाति और धर्म की सभी बाधाएं समाप्त हो गई थी। हिंदू और मुसलमान पहले से भी अधिक अटूट बंधन में बंध गए। इस संग्राम ने भारत की भावी पीढ़ी को संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित किया। 1857 के संग्राम ने स्वतंत्रता की भावनाओं का बीजारोपण किया। इससे देश की सांस्कृतिक एकता को बल मिला। इस संग्राम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने भारतीयों को एकता, संगठन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुटता के महत्व से परिचित कराया। इस प्रकार लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव एवं जन सहयोग की भावना के कारण 1857 ईस्वी की घटनाएं राष्ट्रीय स्वरूप की मानी जाती हैं। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे तो इस स्वतंत्रता संग्राम का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रमुख सेनानियों के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करें। मंगल पांडे एक सैनिक था जो बैरकपुर बंगाल स्थित छावनी में पदस्थ था। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया तथा क्रोध में आकर अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर दिल्ली जीतकर सत्ता के नए प्रतीक के रूप में वृद्ध बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांति का नेतृत्व इसलिए स्वीकार किया क्योंकि क्रांतिकारियों में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने उनमें भी आशा का संचार किया था। उन्होंने क्रांति को व्यापक रूप देने के लिए पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि रियासत के शासकों और राजपूताना के राजाओं को व्यक्तिगत पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने को कहा। दिल्ली के समाचारों के कारण क्रांति का विस्तार अनेक स्थानों पर हुआ। इससे घबराकर लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से ही क्रांति दमन का निश्चय किया। बहादुर शाह द्वितीय की सेनाएं अंग्रेजी फौजों से वीरता पूर्वक लड़ी, परंतु पराजित हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। उन्हें निर्वासित कर रंगून, बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई तथा तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। 18 जून
1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। तात्या टोपे तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिसकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अंततः तात्या टोपे को आरोन जिला गुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अतः नाना साहब ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के स्वामी भक्त सेना नायक थे। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। उसने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, अहमदुल्ला फैजाबाद रुहेलखंड से, रंगा बापूजी गुप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित हैदराबाद से, भीमराव मुंडरगी कर्नाटक से, नाना फडणवीस कोल्हापुर से, गुलाम गोस मद्रास से। बच्चों, आज की इस चर्चा के बाद आपको अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को हल करना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। दूसरा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तीसरा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। चौथा प्रश्न, 1857 की असफलता के कारण बताइए। इन प्रश्नों के साथ ही आपको शब्दावली के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, सहायक संधि, हड़प नीति